वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ठीक है, उपभोग फलन एक तरह से क्या दर्शाता है? उपभोग जो होता है वो मुख्य रूप से आय के ऊपर निर्भर करता है। आय और उपभोग के बीच में संबंध को एक तरह से क्या कहा जाता है? उपभोग फलन। जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो जो उपभोग स्तर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। और राष्ट्रीय आय का स्तर कम होने पर उपभोग का स्तर भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ आय के साथ में अगर हम देखें कि लोगों में उपभोग करने की क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति अगर ज़्यादा होगी तो जो उपभोग है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। और लोगों में बचत प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है तो जो उपभोग है वो एक तरह से क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उपभोग फलन है वो साइज ऑफ इनकम, आय के आकार और उपभोग प्रवृत्ति, इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो सट्टा उद्देश्य द्वारा होता है। देखिए किन्स का जो तरलता पसंद की सिद्धांत है उसमें उन्होंने बताया था कि मुद्रा की जो मांग है वो 3 कारणों से कुछ की जाती है। ठीक है, उसमें सट्टा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग थी और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में मुद्रा की पूर्ति का नियमन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें जो मनी की सप्लाई है, मुद्रा की जो पूर्ति है, उसको रेगुलेट करने का काम, उसको नियमन करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? उस देश में जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती हैं, जो मौद्रिक प्राधिकरण होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो मौद्रिक प्राधिकरण एक तरह से कौन है? RBI। ठीक है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है वो। और यह अगला ऑप्शन आपको दे रखा है कि तरलता पसंदगी का निर्धारण जो होता है वो मुद्रा की पूर्ति के द्वारा नहीं। ठीक है, तरलता पसंदगी का जो निर्धारण है किन्स के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्य रूप से वो 3 तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। लेन देन उद्देश्य के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा आपका हो गया प्रिकॉशनरी सतर्कता उद्देश्य हो गया, और तीसरा हो गया हमारा सट्टा उद्देश्य। ठीक है, इन 3 के ऊपर मुद्रा की मांग निर्भर करती है तरलता पसंदगी के लिए। तो इस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। देखिए जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो एक वर्ष की अवधि में देश की सीमा में जितना भी उत्पादन होता है, घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो घरेलू आय के साथ साथ में विदेशी आय को भी सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे कंसेप्ट है वो कौन से हो गए? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में। इसलिए ये एक तरह से क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री होती है। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में ये संबंध नहीं होता है। फिर बजट कांस्टेंट, ठीक है, बजट प्रतिबंध की अगर हम बात करें किसी फर्म का तो ये किसी व्यक्तिगत फर्म के साथ में संबंधित होता है, जिसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि इनमें से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, J.M. किन्स, ठीक है, प्रोफेसर किन्स क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1929, ठीक है, 29 से लेकर 33 में पूरे विश्व में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, विश्वव्यापी मंदी की जो स्थिति आई थी, उससे एक तरह से क्या हुआ था? जो क्लासिकल विचारधारा थी, जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी वो गलत साबित हुई थी, वो फेल हो गई थी। और उस समय की जो भी समस्याएं थी इस समय की, ठीक है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या हो गई हैं,
ठीक है, इन्फ्लेशन बेरोजगारी के साथ साथ में क्या हुआ था, डिप्रेशन, मंदी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो ये जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, इनका समाधान जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसलिए इस स्थितियों को, ठीक है, ये जो समस्याएं थी इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से उसमें सुधार लाया जा सकता है, तो उसके लिए 1936 में किन्स की जो बुक पब्लिश हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक में उन्होंने इन समस्याओं का समाधान जो है वो प्रस्तुत किया था। और तब से, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र एक तरह से उसका जन्म माना जाता है। और जो ये किन्स थे, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। अगला है, किन्स ने किस सिद्धांत अथवा नीति का समर्थन किया है। ठीक है, देखिए, विश्वव्यापी मंदी की जो स्थिति आई थी, तीसा की मंदी भी जिसको कहा जाता है, 1930 के आसपास का जो समय था उस समय, तो विश्वव्यापी मंदी को किस प्रकार से दूर किया जा सके, तो उसके बारे में जो किन्स के विचार थे, उन्होंने क्या बताया था एक तरह से कि इस विश्वव्यापी मंदी जो है, मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए या बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना है, तो एक तरह से जो सरकार हैं उसे अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिया था। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया, इनका विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब सरकार निवेश करेगी, सरकार व्यय करेगी, तो इससे निजी क्षेत्र को भी प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे बेरोजगारी की जो समस्या है, मंदी की समस्या है, उसको दूर किया जा सकता है। तो देखिए, सरकारी व्यय के ऊपर बल दिया था, मतलब ये जो आपका संबंध हो जाएगा वो किसके साथ में हो जाएगा, राजकोषीय नीति के साथ में हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, राजकोषीय नीति में क्या आता है, एक तरह से सरकार की आय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय हो गया। फिर हम इसमें ऋणों की बात करते हैं, नई मुद्रा का जो निर्गमन किया जाता है, वो सारा एक तरह से फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति में आता है। तो राजकोषीय नीति का जो समर्थन है वो किसके द्वारा किया गया था, किन्स के द्वारा। अगला है, निवेश फलन निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जाता है वो निवेश किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो इनमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, पूंजी की जो सीमांत क्षमता होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, MEC के ऊपर। और MEC एक तरह से क्या होता है कि जो नई पूंजीगत संपत्ति में जो निवेश किया जाता है तो उसमें से लागत को निकालने के बाद में अधिकतम प्रतिफल कितना हो सकता है। ठीक है, पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई से, पूंजी की एक सीमांत इकाई से होने वाला अधिकतम लाभ कितना हो सकता है। ठीक है, जबकि पूंजीगत परिसंपत्ति की जो लागत है उसको घटा दिया जाए, मतलब एक तरह से प्रत्याशित आय हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत दोनों के बीच के अनुपात को एक तरह से हम क्या कहते हैं, MEC कहते हैं। और कोई भी उद्यमी जो है वो पूंजीगत परिसंपत्ति में अगर निवेश करता है तो निवेश जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, MEC के ऊपर। ठीक है, वो क्या करता है, MEC की बाजार ब्याज दर के साथ में तुलना करता है। अगर MEC प्रत्याशित लाभ की दर अगर बाजार ब्याज दर से अगर ज़्यादा है तो वो निवेशक क्या करेगा, उस पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक उद्यमी जो है, निवेशक हैं, वो अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए एक तरह से क्या करता है, MEC की तुलना करता है, किसके साथ में, बाजार ब्याज दर के साथ में। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, माना कि हमारा MEC कितनी है, 20% है और ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 15%, 15% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, एक निवेशक जो है अर्थव्यवस्था में उतना ही ज़्यादा निवेश करने को प्रेरित होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा
ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के पितामह, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। अभी आपको मैंने बताया था कि जो क्लासिकल विचारधारा 1930 में जो मंदी की स्थिति आई थी उसमें फेल हो गई थी, तो 1936 में प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने, ठीक है, एक बुक लिखी थी जिसमें इन समस्याओं का 1930 में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, आर्थिक समस्याएं, मंदी और बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक तरह से सुझाव दिए थे। किसने दिए थे, जे.एम. किन्स ने। और तभी से एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। ठीक है, तो जे.एम. किन्स ऑप्शन आपका सी। अगला देखिए, आप पूंजी की सीमांत क्षमता का निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब क्या हो गया, पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाला अधिकतम प्रतिफल कितना हो सकता है जब उस पूंजीगत परिसंपत्ति की जो लागत है उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, लागत निकालने के बाद में प्रत्याशित प्रतिफल की दर को क्या कहा जाता है, पूंजी की सीमांत क्षमता कहा जाता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो भी पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश किया जा रहा है उससे प्रत्याशित आय कितनी है, भविष्य में उससे कितना प्रतिफल मिल सकता है, और उस पूंजीगत परिसंपत्ति की कीमत कितनी है। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड यील्ड हो गया, इसको हमने y लिख दिया, और पूंजीगत परिसंपत्ति की कीमत को हम अगर प्राइस लिख दें तो इसका मतलब MEC जो है वो क्या होगा, MEC हो जाएगा इन दोनों का अनुपात y/p। ठीक है, और एक निवेशक जो होता है उसका जो निवेश है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, MEC के ऊपर। तो इसका जो निर्धारण वो किसके आधार पर होगा, प्रत्याशित आय और पूंजीगत परिसंपत्ति की कीमत दोनों के द्वारा होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। ठीक है, ये किसी वस्तु विशेष के बारे में नहीं है, सभी वस्तुओं की कीमतों का एक तरह से औसत है, तो ये एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो ये किसी व्यक्तिगत फर्म की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संबंध भी पूरी अर्थव्यवस्था के साथ में होता है। तो ये सारे जो विषय हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी। अगला देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं में अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका इसमें होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, कि ये एक तरह से क्या करता है, आंतरिक संरचना पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से संरचना की अगर हम बात करें तो देखिए समष्टि में हम क्या करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो राष्ट्रीय आय के लिए हम क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत आय होती है, व्यक्तिगत आय, उनको जोड़ के, ठीक है, पूरे समूह की मात्राएं ज्ञात करते हैं। तो इससे एक तरह से क्या होता है, कभी कभी गलत निष्कर्ष भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो एक नियम किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए लागू होता है तो वो अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की लागू किया जाएगा तो वो क्या हो सकता है, एक तरह से गलत निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं संरचना संबंधी भ्रांति कहते हैं। ये आपकी सीमा होनी चाहिए। अगला देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के दो मुख्य घटक। ठीक है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को एक तरह से हम क्या कहते हैं, आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें दोनों जो घटक है वो कौन से होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका। ठीक है, आय एवं रोजगार जो हैं वो दो संघटक होंगे। फिर अगला है, आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, किन्स की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा होता है। और प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे हमको, और एग्रीगेट सप्लाई को उन्होंने स्थिर मान लिया था, समग्र पूर्ति को, इसलिए आय एवं रोजगार जो होता है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करेगा, समग्र मांग के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर।
अगला है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति मॉडल जो है वो किसको स्पष्ट करता है? तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन और कीमत स्तर का निर्धारण कैसे होता है, इनको स्पष्ट करता है ऑप्शन आपका सी। तो समग्र पूर्ति जो होती है इसका अगर हम वक्र बनाएं तो इस तरीके से इसका वक्र बनता है और पूर्ण रोजगार के स्तर आने के बाद में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती हैं। तो किन्स का जो विश्लेषण था वो अल्पकालीन था, तो हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में एक तरह से क्या होती, प्रारंभ में ये बढ़ती हैं। फिर हमारा है, ठीक है, उससे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमने किया है समग्र मांग और समग्र पूर्ति, ठीक है। एस और एडी मॉडल में समग्र पूर्ति को एक तरह से किन्स ने स्थिर माना था, ठीक है, इसलिए आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर भी आप इसको चेक कर लेना क्योंकि स्थिर ऑप्शन आपको यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है इसलिए। फिर देखिए फिलिप्स वक्र जो है उसको एक तरह से कहा जाता है सिंगल इक्वेशन इकोनॉमिक मॉडल कहा जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है समग्र पूर्ति वक्र क्षैतिज, ठीक है। समग्र पूर्ति वक्र आपका जो है वो किस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल जो है वो क्या है, कांस्टेंट, इस तरीके से। अगला है द रियल मनी सप्लाई हैज, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक मुद्रा है वो अगर बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास में अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो वो वस्तु एवं सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, वो क्या होगी, बढ़ेगी, उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगला है टैक्स, ठीक है। सरकार अगर कर लगाती है तो करों से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च आय है, वो कम हो जाती हैं, और इससे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, समग्र मांग कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में वास्तविक शेष में वृद्धि होने पर क्या होगा, ठीक है। जो रियल बैलेंस है अर्थव्यवस्था के पास में, वो अगर बढ़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इससे एक तरह से क्या होगा, जो संतुलन व्यय है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, संतुलन व्यय बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो संतुलन आय है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए आपका सी होना चाहिए, ठीक है। इसको आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में अगर रियल बैलेंसेस, वास्तविक शेष अगर बढ़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक्सपेंडिचर जो है और इनकम इक्विलिब्रियम दोनों क्या होगी, बढ़ेगी।